जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नहीं नहीं, आप लोग आज हम थोड़े लेट थे, हम तो टाल रहे हैं कि आप लोग जल्दी बैठिए। नहीं समझे, हम कभी लेट नहीं होते, सुबह से यही रहते हैं। टॉनिक बैच 9, 10, 11। आप लोग गधा सब सुनो ध्यान से। जब साइंस स्टार्ट करे कितना हल्ला किया था तुम सब? अब अपने से ईमानदारी से पूछ के देखो, जब साइंस कंप्लीट किए हैं तो आप लोग का नंबर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? हाँ, लेकिन कितना हल्ला किया था तुम? हाँ? हम उसको सेट करते हैं। सब लोग रेडी है? चलिए, टॉनिक बैच आप लोग का 9, 10, 11 हो सके तो 12 भी हो जाएगा। ठीक है, 11 को अगर टेस्ट है तो अगर उसको हम लोग एक दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो हम आपको कल शेड्यूल का सेट करके बता देंगे। और 11 को अगर आपका टेस्ट है तो इवनिंग शिफ्ट में क्लास भी हो सकता है। आपका 12 बजे टेस्ट खत्म हो जाएगा, 2 बजे तक आप आ जाइएगा, नहीं आ जाएंगे? आराम से हो जाएगा, 3 बजे से हो जाएगा तो क्लास तो हो ही सकता है, नहीं तो हो जाएगा। और तुम खाली ना पहन के चला यार, अब बाल कटोरी कटोरा ढक देखो ना, तुम लोग एकदम बढ़िया से स्वेटर पहन के आया करो। चलिए हम लोग देखते हैं टॉनिक बैच और टेस्ट जो आप लोग को 11 तारीख को टेस्ट देना है, उसको आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। टेस्ट वाले बैच का आपका कोई चार्ज नहीं है, और वहाँ पे क्या करना है, टेस्ट वाले बैच का कोई चार्ज नहीं है। और क्या क्या वहाँ लगा है, फोटो आधार कार्ड, बस तो फटाफट जमा कर दीजिएगा ऑफिस में ताकि एडमिट कार्ड आ जाए। एडमिट कार्ड मिले, टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मिल जाए, इसलिए फोटो आधार कार्ड जमा कर, सीधे एडमिट कार्ड ही दे देते हैं। वो कुछ जरूरी चीज इसके लिए मान के चलिए आपको दंड करेंगे तो थूरने के लिए। हाँ, तो अब आप लोग दूसरा क्या है कि जो टॉनिक बैच है उसका जो चार्ज है आप उसको देकर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेंगे यहाँ पर। हाँ, टॉनिक वाले का, क्योंकि अगर ऐसे हाँ सबको A to Z ऑनलाइन ऑफलाइन नया बैच पुराना बैच, क्योंकि भीड़ के अलावे मतलब मनमौजी कर देता है। एक चीज देखते हैं, मिनिमम फी आता है बहुत कम है, कितना है टॉनिक बैच का? 99। हाँ, अब 99 इससे कम क्या ही करेगा, इसलिए करते हैं लगना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं फ्री कर देंगे तो ऐसे चलो हो। हाँ, उसके बाद नौटंकी है नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर शीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ दुनिया। हाँ, इसे रोलर से छाप दो इसे। A to Z काला लड़का को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब बताओ किसी को डाउट है? जब काला लड़का को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ गया तब मतलब सब हो गया। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर लेंगे, ऑफलाइन भी होगा ऑफिस में। कोई चीज का मजाक उड़ा रही है। ये पूछ रही है कि सर 99 रुपया कैश लेके आना है या ऑनलाइन जमा होगा? तुम्हें काम करो, चेक लेके आना 99, नहीं तो चेक लेके आना तुमने, ठीक है? चलिए हम देखते हैं, आपको कांग्रेस अधिवेशन बनाना था, हाई बटन चल गया था। आपने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य। अब यहाँ थोड़ा सा एक देख लेंगे, उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट। जब तक बंगाल छोटा था तब तक गवर्नर से चल जाता था, जब एरिया बड़ा हुआ तो गवर्नर जनरल बनाना पड़ा। तो लॉस्ट हेस्टिंग्स के बारे में, हेस्टिंग्स के साथ बंगाल को बड़ा किया गया तो कहा गया ये अंतिम गवर्नर रहेगा और पहला गवर्नर जनरल है। जब भी कोई व्यवस्था चेंज होती है तो पुरानी व्यवस्था का अंतिम, नई व्यवस्था का पहला होता है। जैसे योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, तो ट्रांजिशन टाइम के क्या वही रहेगा, समझ में नहीं आ गया किसी को दिक्कत? चेंज वाले को वही ट्रांजिशन फेज में आ जाता है। उसी तरह धीरे धीरे जब बंगाल बड़ा हो गया तो भैया बंगाल के गवर्नर जनरल से नहीं समझेगा, पूरी इंडिया का गवर्नर जनरल होना चाहिए। तो उसी तरह से विलियम बेंटिंग के समय ये पहले बंगाल का ही गवर्नर जनरल हुआ करता था। पहले ऐसे देखिए, पहले बंगाल को केवल गवर्नर संभाल लेता था, रॉबर्ट क्लाइव संभाल लेता। जब एरिया बड़ा हो गया तो क्या किया गया, गवर्नर जनरल संभाला। तो जब गवर्नर जनरल संभाला तो उससे पहले कोई ना कोई गवर्नर रहा होगा, तो ये एरिया बड़ा हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय, तो ये अंतिम गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल। धीरे धीरे बंगाल से बड़ा अंग्रेजों का एरिया हो गया, पूरे भारत में कब्जा कर लिया। तो कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल किसके तरफ बनाया गया, विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, बाद में पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, अब पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, अंग्रेजों से बड़ी पिटाई 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति के समय अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय, क्योंकि 1857 की क्रांति में कहा गया कि भारत का शासन भारत का महारानी का चमचा संभालेगा, जिसका नाम रहेगा वायसराय। तो बताइए अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय। अब याद रहेगा अंतिम वायसराय माउंटबेटन, अंतिम वायसराय माउंटबेटन। माउंटबेटन के समय जैसे देश आजाद हो गया तो वायसराय का पद खत्म हो गया, वायसराय के बाद खत्म हो गया तो भारत के लोगों से पूछा गया संविधान बना है, तो बना तो नहीं संविधान, तो कहा गया बेटन का नाम कौन सी रहेगा, तो कहा गया कि इसको वायसराय मत कहिए, क्योंकि वायसराय का मतलब होता है कि चमचा, वायसराय माने चमचा, इसको गवर्नर जनरल बोलिए। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य। राजगोपाला याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत घबराहट वबराहट कुछ? ठीक है, कोई घबराहट नहीं होगा। जितना लोगों के मन में थोड़ा डाउट है ना, 9, 10, 11 3 दिन में वो खत्म कर देंगे लोग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, मतलब मोटा मोटी टॉनिक पढ़ा रहे हैं, आज जो साइंस पढ़े हो ना, आपका ऐसे कर्म फूटेगा तब आराम से। कितना नंबर इसे आप लोग का बढ़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसे कितना नंबर आप लोग का सेट में बढ़ जा रहा है साइंस लगाने में? बढ़ रहा है कि नहीं आपका? बढ़ रहा है। आपका जितना नंबर आ रहा है, अभी जितना नंबर आ रहा है 130 के आसपास आ रहा है, 130 एवरेज आपका 100 120 30 आ रहा होगा यहाँ पे। 3 दिन के टॉनिक बैच में कोशिश रहेगा आप लोग को, मतलब चाहे जितना 160 70 के आसपास आप लोग को पहुंचा देना है, 160 70 तो काम खत्म। अब उसमें आप कितना बना पाते हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन जानते हुए भी गलत होगा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन। कोई अगर कोई चाहता है कि उसको एग्जाम का प्रेशर नहीं है तो झूठ बोलता है, वो सबको होता है, सबको होता है। समझ गया? अगर एग्जाम का प्रेशर नहीं है तो उसका एग्जाम नहीं है। और ऐसे ही फॉर्म भर के चला जाएगा तब ना। अब हम ही को अभी कोई बैठा दे एनडीए के एग्जाम में,
कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस समय हम पहुंचे थे थरथरा रहा था, हाथ पर कांप रहा था। आज अगर कोई हम लोग एसएसबी इंटरव्यू में बैठा, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू होता है 5 दिन का, आदमी कपकपा जाता था उस समय, पूरी करियर की दाढ़ी मोछ नहीं आया था हम लोग का, समझ गया। इंटर पास हुए 3 इंटर पास हुए तो उसके 6 महीने बाद इंटरव्यू था। इंटर पास किए लेकिन कहता रहता अभी तो आदमी साधु बनने लगा, दाढ़ी मोछ हो गया। उस समय दाढ़ी मोछ भी नहीं था और उस समय बड़ी टेंशन होता है। तो हर एज ग्रुप में उसका टेंशन होता है। मैट्रिक के बच्चे के लिए मैट्रिक बहुत टफ लगता है। वैसे ही आप लोग जो इस एग्जाम है, ये एग्जाम बहुत टफ नहीं है, बट ये एग्जाम आप लोग के हिसाब से क्या है टफ है। और इस एग्जाम में, दरोगा एग्जाम में कभी भी याद रखिएगा, यहाँ बच्चे फेल होने से ज्यादा मेरिट आउट होते हैं। ये एग्जाम फेल पास का नहीं है, मेरिट का है। फेल पास का नहीं है, यहाँ पे मेरिट का है। मेरिट आउट हो जाएंगे लोग। और मेरिट आउट कराने का सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? अगर मान के चलिए हम लोग विद्वता दिखाने लगे कि ये ऐसे, ये 1857 की क्रांति है, मेरिट आउट होने का 3 रीजन देखो। साइंस खराब, रीजनिंग खराब, मैथ रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो है, मैथ रीजनिंग वाला खराब, साइंस खराब, करंट खराब, काम खत्म। और पूरे दरोगा में सबसे कम तरजीह इन्हीं को दिया जाता है। तुम्हें पॉलिटी तुम्ही को आता है बस। और क्या ही लेवल होता है दरोगा के पॉलिटी का, क्या ही लेवल होता है, नॉर्मल लेवल होता है। पॉलिटी के क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी के पीटी में किसी काम का नहीं होता, भले मेंस में होता है, बीपीएससी मेंस में होता है, पीटी में तो किसी काम का नहीं होता। तो खराब होने का ये एक रीजन है जो भी बच्चे इस साल वाले। दाढ़ी मोछ से कोई बात नहीं सर, एग्जाम निकलना चाहिए। नहीं, हम इसलिए दाढ़ी मोछ बोलते हैं क्योंकि हम लोग के टीचर हमेशा एक बात बोला करते थे, दाढ़ी से पहले गाड़ी आ जाना चाहिए। तो हम लोग इसी चीज को बना के रखे थे। असल में थोड़ा ड्यूटी नहीं कर रहा था ना, हम उसी उम्र में ना लेफ्टिनेंट की गाड़ी पे घूम रहे होते। नहीं समझे? इस टाइम हम पूछ नहीं रहते थे, कर्नल रहते। इस समय लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल से तो हमको कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल से तो कोई नहीं रोक सकता था। अभी तो लेफ्टिनेंट कर्नल रहते, नहीं समझे? ऑपरेशन सिंधु में वो रहते। आजा वाले हम आते थे, तो जो चाउमीन मोमो खाने वाला कटोरा समझ में आता है ना, सिर्फ पाकिस्तानी का किया निकाल के और मैं म्यूनिस जाके मोमो गुबार में खाते हैं। अगिया बोल के पहले गली करते, फिर मैं म्यूनिस जाते हैं, मैं सफेद का चटनी और ललका चटनी, अब माथा पे चार मोमो रखते हैं, हम निकाल के बोल बोल खाते हैं। वो क्या खिलाते देखो। और कोई चीज ये सब के मामले में हम इनको नहीं है यहाँ पे। इसमें पाकिस्तानियों का मैटर हम बात को चैलेंज कर दे, चलो वैसा लगा लेते हैं कौन ज्यादा जहरीला है, होता है। तो हम लोग का नहीं हुआ था रिजल्ट, हम लोग का भी पैसा था, हम लोग रो रहे थे, लास्ट में ना वो नहीं हुआ, मेडिकल आउट हो जाते हैं, बहुत दुख होता है। कभी भगवान न करे किसी को वहां से लौटे, वहां से लौटने के बाद ना केवल आप असफल नहीं बल्कि आगे का रास्ता भी बंद हो जाता है। आप मेरिट आउट होइएगा, आप कहिएगा अगली बार 10 नंबर और ले आएंगे। आप मेंस में फेल होइएगा, आपको लगेगा कि अगली बार कुछ और नंबर लेके आएंगे। प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे, चलो भैया मैंने लापरवाही किया था। जिस दिन आप मेडिकल अनफिट होइएगा ना, वो रास्ता ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि आप फिर रास्ते पे आएंगे, फिर मेडिकल में छाटेंगे। मेडिकल जो छाट रहा है मेडिकल में मतलब ठीक होने वाली चीज नहीं है, नॉर्मल चीज को खुद ही वो कर देते हैं। हम लोग बड़ा तकलीफ हो रहा है, ट्रेन में रो रहे थे। नहीं ऐसा ही सही मेडिकल नॉर्मल होता है, वो सबका मेडिकल 4 दिन 5 दिन होता है। जिनका इंडिया निकला होगा आप पूछिएगा एसएसबी का ना कितना दिन मेडिकल हो गया, 5 दिन रख लेता है, एक हफ्ता रख लेता, खाना पीना सब देगा, रहना कि सब फर्स्ट क्लास है, 5 दिन रख लेता है। बहुत टफ मेडिकल होता है। आप में से कोई एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का मेडिकल ही होना बहुत वो फिक्स नहीं होता कहां सेलेक्ट होइएगा, इसलिए वो पूरा पैरामीटर रखता है। तो आपका मेरिट डिसाइड करेगा कि आप एयरफोर्स में जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं कि आर्मी में जा रहे हैं, तो मेरिट उसको क्या पता कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, वो पूरा पैरामीटर आपके रख देगा, इतना पैरामीटर। और वहां जाने के बाद सबको दुख होता है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि आप किसी पड़ाव पे छटे, और जितना दूर जाके छटेंगे उतना ज्यादा डिमोटिवेट होंगे। तो प्रीलिम्स से फेल होने वाला ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होता है, लेकिन जो मेरिट आउट होता है ना, उसको पहाड़ हो जाता है पूरा। कोशिश बस ये है, जो टॉनिक बचेगा 3 दिन का, आपको मेरिट या फिर जो लास्ट का क्वेश्चन होता है 10-15 नंबर से आप लोग फेल होते हैं, ज्यादा नंबर से कोई फेल नहीं होता। तो कोशिश ये 70-80 नंबर इंक्रीज कर दे। आप लोग फेल होते हैं 10-15 नंबर, अगर 70-80 इंक्रीज होता है तो आप मोटा-मोटी 50 नंबर इंक्रीज कर लेते हैं। हम तो कुछ कोशिश करेंगे 70-80 नंबर इंक्रीज कर दे, लेकिन अगर 70-80 का आधा भी, अगर 40 भी इंक्रीज कर देते तो आप खुद से 15 से 20 नंबर से फेल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा थोड़ा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सही हुआ, और इससे थोड़ी हो जाएगा, 3 क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कांग्रेस का अपना 85 में नामकरण दादा भाई नौरोजी ने करते हैं। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने अपने सुरक्षा बल के लिए हुआ था, लेकिन याद रखिएगा कुकर का सुरक्षा बल नहीं खुला तो कुकर को भड़कना फिक्स है। तो ये कांग्रेस का सुरक्षा बल खुला नहीं, भड़क गया कौन? कांग्रेस, ब्रिटिश साम्राज्य। कौन भड़क गया? ब्रिटिश साम्राज्य। और ये होते बड़ी ढीठ है सब। अब अलग-अलग समय में कांग्रेस की स्थापना, हालांकि अंग्रेज जिस हिसाब से कांग्रेस की स्थापना किए थे, शुरुआती दौर में अंग्रेज सफल भी हो गए थे, क्योंकि शुरुआती 20 सालों में अंग्रेजों से केवल याचना किया गया था। और बाय द वे हम लोग से वो अच्छा स्टेप हो गया था, क्योंकि अगर शुरुआती में उड़े होते ना, जैसे लाल लाजपत राय टाइप का आदमी रहता, भगत सिंह शुरुआत में कांग्रेस खत्म कर देता। इसलिए शुरुआत में ना नरम दल वाला आया, सब बूढ़ा आदमी आया, शांत स्वभाव का आदमी आया, तो कांग्रेस धीरे-धीरे फैलाव पे ध्यान दे दिया, बल्कि मान पे ध्यान नहीं दिया। 20 सालों में कांग्रेस गांव-गांव तक फैल गया। उसके बाद आया कांग्रेस में एकदम बवाली सूरत अधिवेशन, रासबिहारी बोस, एक से एक आए लोग यहाँ पे। लेकिन खुद से सोच के देखिएगा, शुरुआत में गरम दल वाले आ जाते, गड़बड़ा जाता, नहीं गड़बड़ा जाता। अगर शुरुआत में ही आ जाता तो क्या हो जाता? गड़बड़ा जाता। आगे बढ़े तो प्रथम अधिवेशन देखते हैं 1850 क्या हुआ? अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी। नामकरण किसने सुझाया? दादा भाई नौरोजी। पहली अध्यक्ष 1885 क्या हुआ? बंबई। पहले अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी। दूसरा क्या हुआ? कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। पहले के अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी। किस जगह पर? दूसरा किस जगह पर? दूसरा कलकत्ता में। क्या हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। पारसी धर्म से थे, कुल 3 बार अध्यक्षता किए थे यहाँ पर। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो क्या हुआ? मद्रास। तीसरा अधिवेशन मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का आप मनोभावना अगर आपको गौर करके देखने को मिलेगा तो आप गौर करके देखिएगा, पहले अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी किस धर्म से? मुस्लिम, चौथा इलाहाबाद में हुआ जॉर्ज यूल ईसाई था। तो इसका मतलब ये शुरू से था कि ये संगठन सबको लेकर चलेगा, और ये इसकी मूल भावनाओं में दिख रहा है कि नहीं? दादा भाई नौरोजी पारसी थे, खुद पारसी लोग भारत की सबसे छोटी कम्युनिटी है, सबसे छोटे अल्पसंख्यक पारसी है, और सबसे संपन्न और पढ़े लिखे हैं, और बहुत बड़े-बड़े पद पे हैं। 2-4 पारसी का आप नाम जानते होंगे, सैम हारमूजी, प्रेमजी, जमशेदजी मानेकशॉ, जिनको सैम बहादुर आप लोग कहते हैं, नाम पूरा बड़का था। संजय गिगनेगा, रतन टाटा, जमशेदजी टाटा, ये लोग पारसी हैं। लोग बहुत मतलब पारसी लोग दान दक्षिणा उनको लोग बहुत ज्यादा दान दक्षिणा करते हैं। संजय गिगनेगा दान दक्षिणा लोग बहुत करते हैं, पारसी लोग। संजय गिगनेगा नौरोज तिवारी का पारसी, और बड़े अच्छे होते हैं, कभी किसी को देखिएगा नुकसान नहीं पहुंचाता। आज तक कभी नहीं देखा पारसी आपके लिए राशन की लाइन में लगल है, बवाल कर रहा है कि हमको आरक्षण नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं, कभी बवाल करता है, नहीं करता। पारसी लोग बड़े अच्छे थे। इंदिरा गांधी के हस्बैंड भी थे पारसी, फिरोज गांधी,
फिरोज गांधी स्वतंत्रता सेनानी रहते, उनको बदनाम करने के लिए उनका नाम क्या खान जोड़ दिया सर, फिरोज खान नहीं थे वो, फिरोज गांधी वो पारसी धर्म से थे, तो उनको ऐसा किया सर, इसको बताते हैं, क्या किया, फिरोज खान कर दिया, फिरोज खान नहीं थे, पारसियों के नाम मुसलमानों से मैच करते हैं। जैसे आप देखेंगे जमशेदजी टाटा, आप भारत का जो परमाणु बम सबसे पहला प्रोटोटाइप जिसने बनाया था, उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा, तो नाम से ऐसा लगेगा जहांगीर भाभा, मुस्लिम नहीं थे, क्या थे, पारसी थे, समझ गए नहीं, सारे पारसी ठीक थे, सब ठीक है, ये बेचारा लपटा गया फिरोज गांधी, फिरोज खान घोषित करके उनको लगा दिया, नहीं समझा गया फिरोज गांधी, हाँ प्रचार कर दिया। राहुल गांधी क्या था दादाजी, उनके दादा ने इंदिरा गांधी पूरा प्रचार कर दिया, राहुल गांधी के दादा क्या है, फिरोज खान, फिरोज गांधी बेचारा इसको लपेट देता है कहीं, दुकान को बोला था कि आलू और सोना, उसका पूरा वीडियो नहीं चलता, लपेट दिया, तो उसका पूरा वीडियो नहीं आधा कटा हुआ, उसको क्या कर दिया, लपेट, ऐसा किसी दिन सही नहीं चलता अभी। आगे बढ़ जाए तो बताइए, दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयबी, चौथे में जॉर्ज, पहला अंग्रेज कौन था, जॉर्ज, पहला मुस्लिम, पहला पारसी, पहला अध्यक्ष योगेश शर्मा जॉर्ज, नामकरण किसने किया, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। पांचवा अधिवेशन विलियम बेडरबर्न, पांचवा अधिवेशन विलियम बेडरबर्न दो बार अध्यक्ष किया था, विलियम बेडरबर्न कितनी बार किया था, दो बार, वो अंग्रेज जो दो बार अध्यक्ष किया, विलियम बेडरबर्न, किसी को कोई दिक्कत, कौन था, विलियम बेडरबर्न। आगे बढ़ जाते हैं, हाँ, एक बार दोनों याद रखने की, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसका डेट याद रखना होगा हम बता देंगे, आपको खुद ही बता देंगे किसका डेट याद रखना, ज्यादा नहीं तो दिमाग में आप लोग का ना भड़क जाएगा दिमाग आप लोग का। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, विलियम बेडरबर्न, उसके लिए कलकत्ता अधिवेशन याद रखना है, यहाँ पर नागपुर अधिवेशन, सातवां अधिवेशन कब हुआ था, नागपुर हुआ था, सातवां अधिवेशन नागपुर हुआ, इसको भी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, 1896 डेट के हिसाब से 1896, चार लाइन से याद रहेगा, हाँ पहला क्या अध्यक्ष, दूसरा दादा भाई, तीसरा, चौथा, पांचवा विलियम बेडरबर्न, दो बार अध्यक्ष बना विलियम बेडरबर्न, दादा भाई नौरोजी कितनी बात, तीन, पहले मुस्लिम, पांच को लाइन से याद रहेगा। अब लाइन हटा जी, अब मेन आइए, समझ गए 1896 कलकत्ता। एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी कुछ भी बवाल होगा तो कलकत्ता अधिवेशन से होता था, जब भी कोई बड़ी घटना होगी कलकत्ता अधिवेशन, कोई परिवर्तन आएगा कलकत्ता अधिवेशन, कोई बड़ा आंदोलन करना होगा कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता तीन चार को दूसरे बड़े साथ है, बंबई था, कलकत्ता था, दो बड़े साथ है, मद्रास की साइड में साउथ फार साउथ हो जाता था, समझ गए कि नहीं यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा अधिवेशन आप देखेंगे ना, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, लाहौर, ये होते थे, लाहौर में कमी हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हुआ कलकत्ता, तो 1896 कलकत्ता। मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी, यही कहा गया था वंदे मातरम, क्या कहा गया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तब 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी, क्या कहा गया था, वंदे मातरम, रहमतुल्लाह सियानी क्या कहता है, वंदे मातरम। किसी को दिक्कत, अब इस पर बड़ी बात होता है, मुस्लिम कहता है कि वंदे मातरम नहीं है, उसका कहना है कि संस्कृत में उर्दू में कहेंगे मादरे वतन जिंदाबाद, इसी को उर्दू में बोला जाता है, दोनों एक ही है, उर्दू में बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस का भी नारा था मादरे वतन जिंदाबाद, मतलब मेरी मातृभूमि जिंदाबाद, भाषा को लेकर है, हम संस्कृत में बोलेंगे, नहीं समझा गया, उसका कहना हम संस्कृत में बोलेंगे, हम उर्दू बोलेंगे, मादरे वतन जिंदाबाद, कुछ बोले भाई, देखो ये सब पॉलिटिकल वाली चीजें होती है, अपना पढ़ाई ध्यान देना, तुम लोग जब कोनो काम नहीं आने वाला है, तुम अगर नहीं कमाओगे कमा के फेंकाओगे, समझ गए कि नहीं गया, जितना ये सब चीज होती है, ये सब गरीबी के लिए है, ये सब सिलेबस गरीबी के लिए है, नहीं समझ गया, झंडा ढोना ये सब नहीं, सब किसके लिए है, गरीबी का सिलेबस है, समझ गए कि नहीं गया, तुम लोग आगे निकलो यहाँ से, सब चीजों से ऊपर उठो, कटअप पार करो सबका। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो बताइए, 1800 वंदे मातरम कहाँ गया, कलकत्ता, 1896, 1905 बनारस अधिवेशन, 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखने की जरूरत नहीं है, स्वदेशी शब्द, स्वदेशी आंदोलन, याद रखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और उसी के विरोध में क्या किया, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी, तो इसका प्रस्ताव कहां से है, बनारस, किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, याद रहेगा। किसी को दिक्कत बोलिए, स्वदेशी आंदोलन 1905, कौन सा अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, तो जब स्वदेशी हो गया तो स्वराज होना चाहिए, तो 1906 स्वराज, 1905 स्वदेशी, 1906, 1906, अब ध्यान से सुनिएगा, स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता 1905 में कहां हुई थी, बनारस, स्वराज 1906 कहां हुआ, स्वराज कलकत्ता, स्वदेशी बनारस, स्वराज कलकत्ता, स्वदेशी, पहले स्वराज आएगा, पहले स्वदेशी आएगा, पहले अपना देश को स्वराज बनाना, तो बताइए स्वराज 1905 स्वराज बोले हैं, ओ माय गॉड, बिग मिस्टेक, अपसी एकदम फिर से, फिर से स्वदेशी, स्वराज किस जगह पर, स्वदेशी की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण, स्वराज की अध्यक्षता, और ये तो भूलिएगा नहीं, 1907 सूरत, कांग्रेस में क्या हो गया, विभाजन, किसने अध्यक्षता किया, हाँ देखिए, सुनिए, इस अधिवेशन का विवाद इसलिए हुआ था कि गरम दल और नरम दल में विवाद था, तो गरम दल वाले चाहते थे किसे बनाया जाए, लाला लाजपत राय, भयंकर गरम दल वाले थे, लाला लाजपत राय, इनसे बड़ा गरम दल वाला उस टाइम कोई नहीं था, भगत सिंह के वो थे सिर्फ एक तरह से, लेकिन नरम दल के नेता रास बिहारी बोस को क्या बना दिया गया अध्यक्ष, तो गरम दल वाला बवाल कर दिया सब कि 20 साल से तुम लोग यही कर रहा है, हाँ एक ही है रास बिहारी, दोनों में आप लोग भी बताते हैं, आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन मत रहो, रास बिहारी बोस, अरे बाबू इसको जैसे आप लोग हंटर कमीशन पढ़े ना, दुख है ना, ऑप्शन से बुझा जाता है ना, वैसे भी ऑप्शन से बुझा जाएगा, ज्यादा डीप से लास्ट मोमेंट में नहीं जा जाता, देर कब आ जाएगा, समझे, ज्यादा दिक्कत है तो बस रास बिहारी आती है, दिक्कत है, अध्यक्षता रास बिहारी हो गया, अध्यक्षता रास बिहारी, कांग्रेस विभाजन 1907, अध्यक्षता किस साल में, सूरत, अच्छा ये विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल, एक हुए सब लखनऊ अधिवेशन 1916, और नरम दल गरम दल के साथ एक और एक हो गया, मुस्लिम लीग भी एक हो गया, तो एक याद रखिएगा, समझ गया कि नहीं, 1907, आगे बढ़िए, 1908 में कांग्रेस का संविधान बना था, 1908 में क्या बना था, और इस पर याद रखने की जरूरत है, 1911, यह बहुत जरूरी है, फिर कलकत्ता में पंडित विषम नारायण, और इस बार गाया गया जन गण मन, क्या गाया गया, जन गण मन, इस बार गाया गया जन गण मन, समझ गया कि नहीं गया, किसी को कोई दिक्कत, चंगे क्या लगता है फेशियल करा रहा है, दूसरे पहले तनिक हुआ है, बाबा क्या है, ब्लीचिंग करा रहा है, हाँ एकदम लग रहा है,
आगे बढ़ते हैं। ठंडिया में धूप नहीं लगता है ना, आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, मान के चलो फरवरी बात तो आपको नहाने नहीं लगेगा, जो दिक्कत है फरवरी तक ना है, मार्च से नहाने नहीं लगेगा आप लोग, होली बाद नहाना चालू कर दीजिएगा। चलिए वो लड़का साहब, जनवरी में 3 दिन फिक्स है, 1 जनवरी, 14 जनवरी, 26 जनवरी पार। इस बार उछाल बनाएगा कोई, जनवरी सरस्वती पूजा, इस बार उछाल बनाएगा, अदरवाइज वो पूरा जनवरी 3 बनाता है। आगे बढ़ो, बताओ 1911 कहाँ हुआ? कलकत्ता। 1911 कलकत्ता। जनगण मन पंडित बिशन, पंडित बिशन याद रहेगा, पंडित बिशन। 1912 बाकीपुर, 1912 बाकीपुर, 1912, 1922 गया, 20 साल बाद बिहार में हुआ था, गया, गया जी, गया जी, जी इज्जत देने के लिए लगाया, बढ़िया सी इज्जत दो, गया जी, जी गया जी। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए छोटा ही करते हैं, गया जी। 1912 बाकीपुर, 1912, 1922 गया, 1912, 1912 बाकीपुर, 1922 गया, 1922 हाँ गया में। आगे बढ़े, 1912 माधोलकर, 1912 माधोलकर, 1922 सियादास, 1922 सियादास, 1912 माधोलकर, 1912 माधोलकर। रेडी, पूछे कांग्रेस विभाजन 1900, 1900 किस साल में? अध्यक्षता राज बिहारी बोस, राज बिहारी बोस। नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग एक हो गया 1900। कौन अधिवेशन? लखनऊ। अध्यक्षता अंबिका जान मजूमदार। बाकीपुर 1912, अध्यक्षता माधोलकर, माधोलकर। गया अधिवेशन 1922, 1922 अध्यक्षता सियादास। जनगण मन 1911, जनगण मन 1911, 11 संजय क्या गिरेगा? अब वंदे मातरम 1896, 1896 संजय क्या गिरेगा? 1896 दोनों कहाँ पे? कलकत्ता। जनगण मन में पंडित भीषण आए थे, अब वंदे मातरम में रहमतुल्लाह से, रहमतुल्लाह से। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, पहले अधिवेशन की, दूसरे की दादा भाई नरो, तीसरा, चौथा डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज यूल, डोनाल्ड ट्रंप बोलिए तो फास्ट बोलने की जगह तुम डोनाल्ड ट्रंप बोल दोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, रेडी है ना? वंदे मातरम 1800, स्वदेशी आंदोलन, स्वराज 1900, कांग्रेस विभाजन 1900, जनगण मन 1900, बाकीपुर 1900, गया 1900, कांग्रेस विभाजन 1900, अगर दल मिल गया 16। हाँ अब डेट तो पूरा बता दिए, डेट तो बता दिए, अब हम डेट नहीं पूछेंगे, अब जगह पूछेंगे। रेडी? आज जगह पूछेंगे फिर अध्यक्ष पूछेंगे, आज अलग अलग याद रहेगा, नहीं तो ऐसे एक पूछने में छीछा लेते हो जाता है, पूरा की चाहेंगे काटो काटो हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, हमारा भाषा नहीं, देहात का भाषा, गाँव देहात का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए बताइए, अब जगह बताना आपको। रेडी? वंदे मातरम कलकत्ता, स्वदेशी बनारस, स्वराज कलकत्ता, कांग्रेस विभाजन जनगण मन कलकत्ता। लेकर कहां से पूछे? बाकीपुर जो ये था पटना, बाकीपुर तो पटना, बाकीपुर यहां से दिखेगा, पीएमसीएच के पहले पोस्ट ऑफिस जो है ना बड़का, सब्जी बांट देगा ना बाकीपुर, पीएमसीएच की बिल्डिंग खत्म होती है बाकीपुर चालू हो जाता है, समझ गया? बड़का पोस्ट ऑफिस देखे एकदम काई जमल बाहर से, वही वही वाला नहीं, बगल में पुलिस स्टेशन है, पीर बहुत थाना है, पहले जेल था उधर, उसी के जस्ट बगल में दिखेगा ना लिखा होगा व्यवहार न्यायालय, अंदर रास्ता कोर्ट में जाएगा, वहीं पे, वो तो हम लोग का पुराना जगह है, कई बार गए हम लोग, जमानत लेने उसी रास्ते से जाते हैं, जमानत लेके हम यहाँ पे उधर ही चले जाते हैं, पहले जेल था, अब ये बड़ा सुनसान एरिया रहता है, जस्ट आपका चौथा फ्लोर पे जमानत एंटी सेक्रेटरी लेने चलिए, समझदार इंसान कभी भी एंटी सेक्रेटरी ले लेगा, नहीं समझा? अरे जैसे बहुत की तरह टांग ले जाएगा पुलिस, कितनों देखे तो पुष्पा झुकेगा नहीं, उनको सुता के ले गया था उनको, नहीं झुकेगा नहीं, टांग के ले गया था, उनको लगा था कि फिल्म का शेखावत है, नहीं समझे? भगत सिंह शेखावत समझे हमें, पुष्पा झुकेगा नहीं, मारा गजब के लेके चल गया, ऐसा नहीं है, पुलिस को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, यहाँ पर पुलिस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसको बहुत पावर है, तुरंत यहाँ पे बहुत पावर है। हाँ फिल्म में खराब, ऐसे नहीं पकड़ाएंगे तो नाम देगा आप लोग को, कितने नहीं छोड़ेगा आप लोग, नहीं समझे? आप पुलिस के, अच्छा वकीलों की ठीक रहेगा तो फिर पुलिस से भी जाते, देखिए आप गलत काम तो पहली बात कीजिए नहीं, लेकिन अगर आप सामाजिक मुद्दे के लिए जा रहे हैं तो आप डरिए भी नहीं, नहीं समझे? हम लोग को पकड़ते, हम लोग कहते हैं कौन सा धारा लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अभी वकील को बोलते तैयारी करेगा, भाई हम आपसे क्या करेंगे? हम गलती, आपकी कोई गलती नहीं, पुलिस वालों की क्या गलती है? उनको तो मजबूरी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और हमारी मजबूरी है जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं टूटेगा बच्चों की बातें नहीं सुनेगा कोई, अब या तो दो ही रास्ता बच जाता है, या तो चुप हो जाए, या तो इनको कहते कि अपने पे एफआईआर झेल लो, या तुम लोग पे एफआईआर झेलेगा तो करियर खराब हो जाएगा, हमें कौन चीज करना है? जब जेल चलेगा अंदर से निकलेगा तो 4 डीएसपी एसडीएम बन के और बवाल हो जाएगा, नहीं जान जाएगा, हाथ कहीं लगा के इंटरव्यू में बैठेगा, यस क्या तो हाथ कहीं जेल में, तो पढ़ा कैसे कहां से अंदर है? जेल के अंदर लाइब्रेरी होता है, आप लोग नहीं गए? चलो आप बता, नहीं जाना भी नहीं है। अच्छा चीज थोड़ी होता है। नरेंद्र गरम मुस्लिम लीग 21 साल में हुआ, शहर का नाम लखनऊ, जनगण मन कलकत्ता, वंदे मातरम कलकत्ता, कांग्रेस विभाजन सूरत, स्वदेशी बनारस, स्वराज कलकत्ता, हो गया? अब अध्यक्ष का नाम बताएंगे आप लोग, समझ गए? नाम बताना, एनी प्रॉब्लम? लाइव वाले लोग बोलते चलेंगे, फटाफट बताइए अध्यक्ष का नाम बताना। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष, पहला अंग्रेज, पहला अध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष बनने वाला अंग्रेज विलियम बेडन, अध्यक्ष बताना। 1896 में जब वंदे मातरम गाया गया, रहमतुल्लाह सियानी। 1905 जब स्वदेशी आंदोलन किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले,
1906 कलकत्ता जब स्वराज बोला गया, 1907 जब सूरत में विभाजन हुआ, 1911 कलकत्ता जब जनगण बन गया पंडित मिशन, 1912 पटना के बाटीपुर में हुआ माथोल का, 1922 जब गया जी में हुआ, 1916 जब लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका जान मौजूद निपटा दिया लोग कांग्रेस आधा निपट गया, 22 तक चला है यहाँ पे, डरे तो चला है बाटीपुर समझ गया किसी को दिक्कत। 1916 बता दिए, ये तो हिस्ट्री बता दिए। 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चंद मजूमदार थे वहां पर, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम जी, इन तीनों को एक करने वाले बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इसमें महात्मा गांधी भी आते हैं, यहाँ से चंपारण से राजकुमार शुक्ल गए थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को इसके बारे में बताया था, और महात्मा गांधी जो थे वो यहाँ आके और अगली बात इनकी प्रणाली के विरोध में आवाज उठाए थे, समझा कि नहीं गया, एनी प्रॉब्लम, ये सब पढ़ा दिए थे। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर किसने बोला था, हाँ लखनऊ अधिवेशन में किसने बोला, बड़ा दुखद हुआ, 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी, क्या गई मृत्यु हो गई, किसी को दिक्कत। 1917 याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी, कहां पर, कलकत्ता, 1917 पहली महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, 1917 कहां पे, कलकत्ता, पहली महिला अध्यक्ष थी 1900 कहां पे, कलकत्ता, 1917 एनी बेसेंट कहां बनी, कलकत्ता, 1917 एनी बेसेंट कहां बनी, कलकत्ता, कलकत्ता बने। 1918 में था तो मदन मोहन मालवीय थे यहाँ पे, इसके समय ये नरमपंथी मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई, इनको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इस अधिवेशन से ज्यादा आप इनको याद रखिएगा, ये इनके बारे में 2 सवाल अक्सर आता है, ऐसे 3 आते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, दूसरा पूछेगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन में सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे ऑपरेशन जीरो के तहत, तो आंदोलन के नेतृत्व किया मदन मोहन मालवीय, और याद रखिएगा कि महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय, जलियांवाला बाग की जांच की जिम्मेदारी किसी थी, मदन मोहन मालवीय को थी, और इन्होंने इसे दोषपूर्ण करार दिया था, तो एक इसमें मदन मोहन मालवीय इंपॉर्टेंट, ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट होता नहीं। आगे बढ़े 1920 अब इसमें 2 समझिएगा यहाँ पे, 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, लाला लाजपत राय से असहयोग आंदोलन को क्या किया, स्वीकार किया गया, असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया, और इसी समय 1920 में क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, इस अधिवेशन में कांग्रेस का क्या पारित हो गया, संविधान, इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया, पहली बार प्रति रियासत में, हाँ लखनऊ बोल दिए, अरे ये वाला लखनऊ, ये वाला नागपुर, ये लखनऊ बोल दिए, नागपुर बोले, अरे गलती से बोल दिए होंगे, नागपुर अधिवेशन, नागपुर बोले लखनऊ बोले आगे बढ़े, लाइव वाले बता लखनऊ बोले थे कि नागपुर बोले थे, आगे बढ़ते हैं। नागपुर बोले थे सर, लखनऊ बोले, लाइव मिक्स बता रहा है, ये ध्यान से कौन नहीं सुना है इसको, हाँ चलिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर, कलकत्ता नहीं पूछेगा, हालांकि विशेष प्रस्ताव यहीं से पास करा दिया गया था, ठीक है, तो ऐसे बस याद रखना है कि नागपुर और कलकत्ता दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से बात देंगे यहाँ पे। असहयोग आंदोलन 1920 कहां पे, असहयोग आंदोलन 1920 नागपुर, असहयोग आंदोलन 1920 नागपुर, याद रहेगा। 22 वाला पढ़ा दिया गया। अच्छा अब इसमें कुछ याद करना है, गया में जब 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो हमेशा से कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किस महीने में होता था, दिसंबर महीने में होता था कांग्रेस का अधिवेशन, और दिसंबर महीने में होता था कांग्रेस का अधिवेशन, तो फरवरी में ही जलियांवाला बाग ये हो गया था, चौरी चौरा, और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, तो कांग्रेस में 2 गुट बन गए थे, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, तो परिवर्तन और अपरिवर्तनशील कहां देखने को मिला था, गया दिवस, किसमें गया, इसी को कहते हैं सांकेतिक विभाजन, क्या कहेंगे सांकेतिक विभाजन, तो बताइए तो परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील गया, अजंता सियार दास कौन से ज्यादा परिवर्तनशील थे, उन्होंने अगले साल जाके दिसंबर में अधिवेशन खत्म किया, जनवरी में जाकर स्वराज पार्टी बना ली, इलाहाबाद में, याद कीजिए मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, सियार चित्तरंजन दास, आगे बढ़िए, जेल में यही गए थे, पत्नी बसंती देवी भी गई थी जेल में, महात्मा गांधी जो थे ना कई आदमी को जेल समेट दिए थे, नहीं समझ गया, सुभाष चंद्र बोस से तो कई जगह इस्तीफा दिला लेकिन सुभाष चंद्र गांधी को बहुत मानते थे, नहीं समझे, उस समय लोग अच्छे थे, नहीं आज भी लोग अच्छे हैं, अलग बात है कि अच्छे लोगों को पसंद नहीं करते, नहीं समझे, अच्छे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, वो तो हम एक बार बोल दिए थे चुनाव से पहले कि इसरो का वैज्ञानिक को बिहार का चुनाव में हरा देगा, तो हमने मजाक बना दिया था सर, जब हारा लोग ना, हाँ हाँ अभी भी लगाता है सर, शुरू में लगा मजाक बोल रहा, अरे बाबू हम जमीन पे हैं, हम हवा में नहीं उड़ते हैं, हमें पता है जमीन पे क्या चीज हो रहा है, कौन जी का बिहार में जाति हमेशा चलेगा, हमेशा देखना, इंटेलेक्चुअल लोगों की संख्या कम है, उनका जन्म दर भी कम है, रिप्रोडक्शन भी धीमा है, बहुपन की संख्या ज्यादा है, पैदा ज्यादा होता है कभी खत्म नहीं होने वाला है, नहीं समझे, तुम्हें क्या लगा चेंज हो जाएगा, कभी चेंज नहीं होगा, देखो समाज तभी चेंज हो सकता है जब समाज अमीर बने, समाज को चेंज करने का दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन समाज को लंबे समय तक गुलाम बनाया जा सके, इसलिए समाज को समझाया जाता है कि शिक्षित बनो, समझो ध्यान से, समाज को क्या बताया जाता है शिक्षित बनो। 2019 में मैं संस्था पे बम चला हुआ था, तो हम थाने में गए थे ना, तो वहाँ पे जो एसएचओ साहब थे, अब हम लोग भाई किसी नॉर्मल आदमी में बम चल जाए तो हालत खराब हो जाएगा, कहने बतियाने में आसान लगता है, अब ततरा के जब चले तो समझ में आता है, तो हम एसएचओ साहब से गए थे, तो हम कहते सर नंबर दे दीजिएगा, अगर इनके बार-बार धमकी आ रहा है कुछ बोलते, तो अपना नंबर नहीं दिया था, अपने किसी ड्राइवर को दिला दिए थे, क्या हम शिक्षित नहीं थे, पैसा नहीं था अभी उतना ही शिक्षित है, उतना ही शिक्षित है, नहीं समझे, समाज को लंबे समय तक गुलाम बनाया जा सके, इसलिए क्या कहा जाता है आपको शिक्षित, समझा कि नहीं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी दवा है जो होम्योपैथिक से भी धीमी काम करती है, शिक्षा का असर 25 साल बाद दिखता है, एक छोटा आदमी है उसको पढ़ाइए लिखाइए आगे बढ़ाते बढ़ाते जब तक वो 25 साल का नहीं रहेगा तब तक, अच्छा शिक्षा के दम तक आप कोई चीज ले भी लेते हैं ना, तो 25 साल की एज में आप स्टार्टिंग फेज में रहेंगे, जैसे आप आईएएस बन गए, शुरुआत में आपको 1-2 साल तो इधर घुमाएगा, एसडीएम बना के, तो एडीएम बना के, जब 27-28-30 की पहुंचेंगे तब आपको क्या बनेगा, एडीएम बनेगा, तो शिक्षा में एक चीज खराबी है कि बड़ा देर से सफलता देती है, लेकिन बड़ा सॉलिड देती है, समझा कि नहीं, तो समझ में बहुत जरूरी है, पैसा वह एक घोड़ा है, पैसा क्या है, घोड़ा है, और शिक्षा उस घोड़े का लगाम है, क्या है लगाम, अगर शिक्षा नहीं रहेगी अर्थात लगाम नहीं रहेगा, तो हम किसी एक और दूसरा आदमी कहते हैं यहाँ हम बैठल है, घोड़ा ज्यादा जरूरी है, घोड़े नहीं रहेगा लगाम, भाजो पढ़ा लिखा है भाजो लगाम से जाते रहे, काम कर, अंबानी से ज्यादा पढ़े लिखे लोग रिलायंस में है कि नहीं, टाटा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग टाटा में है कि नहीं, नेता से ज्यादा पढ़े लिखे लोग सचिवालय में है, बुझा रहा है, तो समाज को ज्यादा समय तक गुलाम रखने के लिए बताया जाता है कि पैसा क्या चीज होता है, या बात बोलने के लिए भी आपको पहले जबरदस्त पैसा कमाना पड़ता है, तब बोलिएगा पैसा क्या चीज होता है, तो लोग सुनेंगे, अदरवाइज में कोई नहीं सुनेगा, तुम बोलो ना पैसा क्या चीज है, नहीं समझा गया, ये लंबे समय तक, तो कोई समाज बदलेगा कब, जब समाज के पास पैसा होगा तब,
अब आपके पास खुद का फोर व्हीलर है, कोई आएगा कहेगा 500 रुपए में वोट दो तो क्या कहोगे? ही ले दो अमृत वाली पे से, भाग अमृत वाली पे से, नहीं समझ में गया किसी को दिक्कत? हमें गांव में सड़क बनाया तो घर के लगा छोड़ दिया, तो हम कुछ खींच दो, हम आगे खुद डलवा दिए, कुछ करेंगे कौन काज मतलब बोला भी नहीं, धला दिए हम। और बाकी जो बनाया था ठेकेदार टूट गया है, जो हम लोग डाले थे ना तो अभी बचल है बाकी पूरा सड़क टूट गया, 2 साल में तो अंजर पंजर निकल गया सड़क का। तो समाज में याद रखिएगा, जब तक आपको पैसे से कमजोर रहेंगे दबा दिया जाएगा, समझ गया कि नहीं गया? चाइना इस चीज को भली भांति समझ गया, उसने कहा कि भाषणबाजी बंद करिए, तुम ये जो भाषण देता है ना चुपचाप बंद करिए, तो हम छत्ते से फेंक देंगे यहाँ पर, पहले तुम अमीर बन। तो चाइना ने आंख बंद करके माओ जेडोंग के समय सबसे पहले इंग्लिश प्रतिबंध लगाया, तो शिक्षित बनता है ना, आई एम ग्रेजुएट फेंक देंगे छत्ते से, अंग्रेजी बनकर चुपचाप यहाँ पे चुपचाप बिजनेस कर अमीर बन। इतना अमीर बना चाइना, इतना अमीर बना चाइना कि आज चाइना दुनिया के किसी वैज्ञानिक को पैसा देता है बुला लेता है। आज चाइना के पास जितनी टेक्नोलॉजी है, इनफैक्ट उसमें उसकी 90% चुराई हुई है, लेकिन चुराने के बाद उसके पास इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है, इतना प्रोडक्शन कर देता है, इतना प्रोडक्शन करता है, पूरी दुनिया में छाप देता है। हो गया, पूरा कर दिया, छाप दिया, सस्ता दे देता है, पैसा है कोई भी चीज। अब आप एक कटोरा भुजिया बनाएंगे महंगा पड़ेगा, एक कटोरा भुजिया बनाएंगे सस्ता पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप 4 को पानी पूरी बनाइए महंगा पड़ेगा, हम 4000 बनाएंगे सस्ता पड़ जाएगा। तो चाइना यही करता है, इतना मास प्रोडक्शन का पैसा उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और हम लोग गरीबी भयानक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गया अधिवेशन याद रखिएगा, सांकेतिक विभाजन हुआ। गया में क्या हो गया? सांकेतिक विभाजन हो गया। 1923 काकीनाडा अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा किया गया। खादी वस्त्र इत्यादि वो तो नहीं पूछेगा ये वाला। अरे भैया 24-25 देखो, गांधी जी में याद रखना, 16 में गांधी जी गए थे लखनऊ में, अगली बार आई एनी बेसेंट, 24 में गांधी जी स्वयं अध्यक्ष किया, तो 25 में सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। तो जब भी महिला अधिवेशन देखेंगे तो उससे पहले गांधी जी वाला याद रखना है, समझ गए कि नहीं गया? तो पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला सरोजिनी, 1924 गांधी जी, 1925 सरोजिनी नायडू, 1924 गांधी जी, 1925 सरोजिनी, 1924 1925 24 25 बेलगाम अधिवेशन 1924, कानपुर 1900 बेलगाम, कानपुर, बेलगाम की अध्यक्षता, कानपुर की अध्यक्षता गांधी जी ने कितनी बार अध्यक्षता किया? एक बार, बस एक बार। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, पहली महिला। गांधी जी कितनी बार? 1924। कौन सा अधिवेशन? बेलगाम अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बेलगाम अधिवेशन। 1920 नागपुर, नहीं दो बार हुआ था, नागपुर में प्रस्ताव आया था, और विशेष अधिवेशन पूछा था कलकत्ता, उसी समय डिस्कस कर रहे थे तुम, नहीं बताते जी। ऑनलाइन पोल भी कराए थे कि हिडिंबा का, कहा इतना दिमाग में हिडिंबा कोई राक्षस नहीं थी, नहीं वो तारकासुर थी वो, ना वो तो तू अलग थी, हिडिंबा अलग थी। तारकासुर हम गलती से हिडिंबा बोल दिया, तारकासुर राक्षस नहीं थी ना, तारकासुर राक्षस नहीं थी वहां पर, हिडिंबा नहीं। आगे बढ़े, वो तो अच्छी थी, हिडिंबा तो ठीक थी, नहीं तो इसका नाम बदलो तो तारकासुर को चलिए आगे बढ़े। 1924 बेलगाम, 1925 कानपुर, 1926 गुवाहाटी। खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया, सदस्यों के लिए कौन सा वस्त्र अनिवार्य? खादी वस्त्र को क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया। ये कभी पूछता है, खादी वस्त्र वाला। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 क्या अनिवार्य किया गया? खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, ये तो सबको याद है। 1929 लाहौर, 1929 लाहौर, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्षता क्या मांगा गया था? पूर्ण स्वराज। क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज। क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज, याद रहेगा। 1931 याद होगा आपको, कराची अधिवेशन, अध्यक्षता क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज 1900, मूल अधिकार 1900, सरोजिनी नायडू 1900, महात्मा गांधी 1900, पहली महिला अध्यक्ष 1917, कहां पे? कलकत्ता अधिवेशन 1929 याद रहेगा। 28 में कहा गया जी? 28 पढ़ा? अरे बाबू ये ज्यादा पूछा, कराची अधिवेशन, ये आप लोग को तो भूलना नहीं है, 10 बार पूछ चुका है। कौन सा? कराची अधिवेशन। 1933 कलकत्ता अधिवेशन, 1933 यहाँ कभी पूछता है कांग्रेस की तीसरी महिला और भारत की दूसरी महिला अध्यक्ष, ये कभी पूछता है, अमूमन पहली और दूसरी महिला पूछता है। एक दो एग्जाम में पूछ दिया था तो लड़का सब हिल गया था सब यहाँ पर। तो कभी पूछ देता है नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन याद रहेगा। 1933 कहां पर? कलकत्ता, पहली महिला भी कलकत्ता, तीसरी महिला भी कलकत्ता। समझ गया कि नहीं? कलकत्ता आगे बढ़ जाए, महिला डोमिनेटिंग है, समझ गया कि नहीं? कलकत्ता अभी भी वहां पे दीदी है, कहलाओ वो, क्या हो? कहलाओ, पता नहीं क्या होगा, कहलाओ हो गया। वो बंगाल के इलेक्शन में एक चीज खराब जानते हो क्या लगता है? पिछले तुम आप लोग तो 1995 में पैदा नहीं हुए होंगे, एक आध होगा 1995 का, अरे तो होगा 1900 इसमें एक दो होगा। 1995 से लेके और आज तक बंगाल का कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई हो। सब में होता है, बहुत वायलेंट इलेक्शन होता है हमेशा। बिहार में क्या होता है कभी? अच्छा कुछ बिहार करो, बंगाल में हर साल कुछ ना कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। चुड़ैलों का धावा फ्रांस की क्रांति में था। हाँ, वास्तिल दुर्ग का पतन फ्रांस की क्रांति में हुआ। फ्रांस की 5000 महिलाएं राजा के ऊपर धावा बोलती, जिसको चुड़ैलों का धावा बोलते हैं। आगे बढ़े। तीसरी महिला नलिनी सेन गुप्ता, तीसरी महिला
नलिनी सेन गुप्ता। 1934 में बंबई में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? राजेंद्र। उतना इंपोर्टेंट नहीं पूछता, उतना कम कम पूछता है इसको। 1936, 37, 38, 39 चारों पूछता है, चारों पूछ देता है यहाँ पे। 36, 37 जवाहरलाल नेहरू। 36, 37 बोलो। अरे बाप, ए बाबू उसका क्वेश्चन है, पूछना था। विक्टोरिया, अंग्रेजों का नोट चलता था। हाँ हाँ, कोलकाता राजधानी से दिल्ली क्यों लाया गया? और तीसरा क्वेश्चन, और कोई? और कुछ है? बैठ। और अब सुनो ध्यान से, बाबू का पहला क्या था कि पहले गुलामी से पहले हम लोग क्या कौन सा नोट चलता था? तो जस्ट अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले भारत का एकीकरण में नहीं था, भारत अलग अलग में थे, मुगल अपने पतन पे चले गए थे सब। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठों का सिक्का चल रहा था, नीचे में हैदराबाद का चल रहा था, एक बड़े एरिया पे मुगलों का चल रहा था। यूनाइटेड तो इंडिया था ही नहीं, उसमें टूट चुका था, समझ गया? दूसरा कलकत्ता कहाँ लेके चले गए सब, उसका रीजन था क्योंकि प्रशासन में दिल्ली आसान था। ठीक है, अखंड भारत के हिसाब से दिल्ली देखोगे एकदम सेंटर में था, वहां से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची सब अखंड भारत को देखोगे तो कलकत्ता थोड़ा फार साइड हो जाता है, ईस्ट हो जाता था, दिल्ली पर गया है। और उसका अगला क्वेश्चन पूछिए, तुम देख के ले आना, तुम्हारा क्वेश्चन वो डाउटफुल है, समझ गया कि नहीं गया? तो वो वाला एक बार क्वेश्चन लेके आना, क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, कुछ यहाँ पूछ देते हैं कुछ। ठीक है, तो 36 और 37 जवाहरलाल नेहरू, 38, 39 सुभाष चंद्र बोस, 36, 37 36, 37 जवाहरलाल नेहरू, 38, 39। इसमें ना ध्यान से समझिएगा, इसमें एक 37 वाला याद रखिएगा कि 37 में जब जवाहरलाल नेहरू ने किया था तो फैजपुर में किया था। कहाँ किया था? फैजपुर महाराष्ट्र में है, और ये पहला संगठन था जो गांव में हुआ। तो 1937 वाला याद रखिएगा, फैजपुर अधिवेशन गांव में हुआ, फैजपुर अधिवेशन गांव, फैजपुर अधिवेशन याद रहेगा, फैजपुर अधिवेशन गांव में हुआ। एनी प्रॉब्लम? 1938 में क्या हुआ ना, सुभाष चंद्र बोस आ गए हरिपुरा अधिवेशन में। कौन आ गया? हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं था, और गुजरात में है हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। अध्यक्षता किसे किया? सुभाष। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। अगले साल सेकंड वर्ल्ड वार चालू हो गया 39 में, और इत्तेफाक से जीत गए सुभाष चंद्र बोस। अब महात्मा गांधी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस, सुनिए ध्यान से, इस सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, इनको इन्होंने उन्हें करिएगा ना तो पूरे कांग्रेस को प्रतिबंध लगा देगा। हम एक लंबा प्लान करने वाले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और उसका जो आह्वान करेंगे वो इसी मंच से करेंगे। आपके चक्कर में मंच बंद हो जाएगा। एक काम कीजिए, आपको गरम दल बनाना है, तमाम हम करेंगे, तो कांग्रेस के मंच से गरम दल बनाएंगे, तो कांग्रेस में 60% नरम दल वाले, तो आपको भीड़ दिखेगी हजार की, आएगा 400। अभी करवा लेंगे, असेसमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो कोर इसका तो नरम दल है। तो एक काम कीजिए, आप प्योर गरम दल बना लीजिए, इसमें से लेकर चले जाइए। इससे क्या होगा, अगर प्रतिबंध भी लगेगा तो उस पर लगेगा, दूसरा आपको एग्जैक्ट चीजें वहां मिल जाएंगी, टारगेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। सुभाष चंद्र बोस ने बना लिया फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस को छोड़ दिया। इतना इतिहास में दिखा दिया कि दोनों में मार हो गया। स्ट्रेटजी थी, बहुत आदमी के सामने स्ट्रेटजी बताओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, नहीं समझ गया? वो नहीं समझेगा, सब स्ट्रेटजी नहीं समझ पाता है। जैसे किसी छोटा बच्चा को देखो ना, एक छोटा बच्चा तो उसके पापा कहीं कोई आया था, जिससे उसके पिताजी मिलना नहीं चाहते थे, छोटा बच्चा था उनका, क्लास 1 2 में पढ़ता था, बोले जाके बोल दो पापा नहीं, जाके खड़े बोल दिया, पापा बोलेंगे, जाके बोल दो पापा नहीं। बच्चा सीधा होता है, तो सीधा आदमी बहुत सीधा बच्चा, सीधा बहुत इडवा देता है सबको। तो गांधी जी खुल के कहेंगे कि हम विरोध आंदोलन करने वाले लपेट देंगे को, नहीं ना कहेंगे। और एकरा करते हुए दिखा दिया सही लड़ते हैं। अब इतना ही लड़ते तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी को किसने दिया? नहीं देता। आप ही बताइए, कोई आपसे लड़ लेगा, आपको भगा देगा, तो आपको उपाधि दीजिएगा? और ऐसा तो नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस को इतने कमजोर आदमी थे कि उन्हें गांधी के समर्थन की जरूरत ही थी, पैदल चलने वाले इंसान थे। तो प्रस्तुत ऐसा कर दिया गया ना, इतिहास में पॉलिटिक्स घुसा दिया गया। इतिहास में क्या घुसा दिया? पॉलिटिक्स घुसा दिया। हाँ हाँ, सब आजादी की लड़ाई नहीं लड़ा, अलग करता है, समझा कि नहीं गया? आगे बढ़े तो 1937 में क्या हुआ? फैक्ट पहला अधिवेशन जो हुआ गांव, हाँ गांव में। और उसके बाद त्रिपुरी, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य। हुआ बवाल क्योंकि 1939 में क्या चालू हुआ था? सेकंड। आज आपने से सोचो, अगर महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस से प्रॉब्लम रहता तो 1938 में भी वही थे, वहां आ सकते थे। यहाँ महात्मा गांधी ने कहा कि आप अध्यक्ष मत बनिए, चुनाव करा के देख लेते हैं। क्या कराते हैं? चुनाव। तो चुनाव में खड़े हो गए पट्टाभी सीधा रमैया, पट्टाभी सीधा रमैया, पट्टाभी सीधा रमैया, समझ गया? पट्टाभी सीधा रमैया चुनाव हार गए, सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। गांधी जी फिर बुला के समझाए, देखो यार, हम तो ये सोचते थे कि प्यार से हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही मैटर है, हट जाइए नहीं तो पूरा कांग्रेस में क्या लग जाएगा? प्रतिबंध लग जाएगा। नहीं समझ गया? किसी को दिक्कत? जैसे मान के चलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी में 10-15 बच्चों का ऐसा ग्रुप जो कराएंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग उसको क्या करेंगे? सुन, हम लोग ई गली में है, वो गली में चल जाओ, क्या अपन बवाल में करते रहो, तो क्या हम दोनों में दुश्मनी है? लेकिन क्या हम बता के करेंगे? लेकिन बौकन को लगेगा तो दू फाक हो गया। तो बौकन को समझाना बहुत मुश्किल है। अब दुर्भाग्य से अपने देश में इनकी संख्या करोड़ों में है। अच्छा, कम भी नहीं होंगे सब, नहीं समझे? कम भी नहीं होंगे, तो इनको आप कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ? क्या चीज? बौका साहब, बौका साहब का इतिहास ना डेली सुबह उसके व्हाट्सएप पे आएगा, डेली सुबह उसके व्हाट्सएप पे क्या आएगा? जहरीला मैसेज आएगा, और उसको कुछ मान लेगा। मेरी बहन का, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, कौन बोल दिया आजादी लीज पे मिली है? हाँ, आजादी लीज पे मिली है। अच्छा, जो अगर ये बात बोले ना आजादी लीज पे मिली है, वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा, तो उसको बोलना, उसको ये बात बोलना। तो उस समय तो सरदार पटेल भी थे, तो कहना ना तब फिक्स मिला, तब फिक्स पूरा मिला, पूरा नहीं समझ गया? नहीं तो उनसे पूछिएगा कि उस समय हम लोग तो थे नहीं। उस समय अगर आजादी लीज पे मिलती है तो दो ही लोग का काम है, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री। प्रधानमंत्री नेहरू, गृहमंत्री सरदार पटेल। ऐसा जितना बोलता है लीज पे मिली है ना, हम कहते हैं कि जाके महारानी के सिखाने कहो कि औकात है तो लीज कैंसिल करके वापस गुलाम बना के देखो। नहीं समझ गया? हाँ हाँ, तो लीज कैंसिल करा के परमानेंट ले ले, कौन मना किया? क्योंकि पता जिंदा है।
बिलाल नाम उसका। आगे बढ़े तो त्रिपुरी संकट 1939, त्रिपुरी संकट 1900, त्रिपुरी कहाँ है मत बदल बताइए। सुभाष चंद्र बोस के विरोध में चुनाव कौन लड़ा था? कांग्रेस का इतिहासकार किसे कहा जाता है? पट्टाभी सीताराम मैया को। चुनाव कौन जीता? लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो उनके जगह पे कहा कि गांधी जी कहे पट्टाभी सीतारामन को, पट्टाभी भाई आपका ना पद खाली हो गया, जाइए बैठिए बैठिए, हमारा पूरा जब आदमी इतिहास में हमको कहीं आएगा सब, चुनाव हार गया तब वो बैठ गया यहाँ पे, ऐसा आदमी थोड़े इतना नहीं है। तब कहा कि आप किसी को बैठा दीजिए, तो पता चला कि भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, ऐसा गंभीर समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति को बैठाना है, तो राजेंद्र प्रसाद को बैठाया गया। देखो मेन इसमें ना आंदोलन देखना नहीं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। 1939 सेकंड वर्ल्ड वॉर, समझा कि नहीं? किसी को दिक्कत? किसको? हाँ, वार होने के टाइम पे हम लोग को थोड़ा पता था कि हिटलर हम लोग के लिए देवता का काम करेगा। काश हिटलर 6 महीना और जी जाता ना, केवल ये परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम दूसरा लेट हुआ होता ना, अरे बाप बाप मजा आ जाता अब तक तो। चलिए आगे बढ़े। तो 1939 में कौन अध्यक्ष किया था? डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र। अब अध्यक्ष के पद को लेकर जब बवाल हुआ ना, तो बहुत गलत मैसेज गया। ये वो समय था जब 1940 में जिन्ना ने खुलेआम बोल दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो भारत पे डबल संकट, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अंग्रेज सुनने को तैयार नहीं, सीधे बंदूक लेके बात करते थे। कोई कहेगा हमारी मांग पूरी कर, मार देते थे ऐसे, और किसी की मांग है? आप अपने से सोच के देखो, जो दुनिया से लड़ रहे हैं सब, उसको हमारे प्रोटेस्टर को मारने में क्या जाता है? अपने से सोच के देखो ना, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो हमारे जो विद्रोही लोग को मारने में उनको क्या जाता है? तो बड़ी संकट था। उधर जिन्ना लगा उघारे नाचने कि हमको पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो हम बवाल मचा देंगे। नहीं समझ गया क्या कर देंगे? बवाल मचा। तो फिर 1940 में जब अधिवेशन हुआ, रामगढ़ अधिवेशन, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसे बनाया गया? अबुल कलाम। और अबुल कलाम आजाद को यह जिम्मेदारी दी गई कि जहां जहां वो मुस्लिम मुस्लिम बोलेगा आप पहुंच जाइएगा, जब जब मुस्लिम मुस्लिम बोलेगा तो आप पहुंच जाइएगा। यही वजह है कि विभाजन के टाइम पे बहुत ज्यादा अव्यवस्था नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि जितना जहर घोलता था जिन्ना, कहता था हिंदुस्तान में रहोगे मुसलमान तुम जी नहीं पाओगे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते थे कि तू बात सब काहे मानेगा, सब भौंक है क्या? नहीं मानता तो मुसलमानों को भी लगता था ऐसा होगा। जो मुसलमान चले गए, आज बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा सोचिए। उस पाकिस्तान में क्या मिलेगा आपको? एक चीज आपको खाने पीने का चीज, कबाब, बिरयानी, स्टू यहाँ पे भी मिलता है, वहां पे भी, यहाँ पे आप पजामा पहन के अब हम मान के उड़ जाइए। खाए पिए में बर्बाद हो गया सब, समझ गया? खाए पिए में बर्बाद हो गया सब। तो विभाजन के बाद तो बेचारों का लॉस हुआ ही, बर्बाद हो गया सब। अब नहीं, आप कुछ नहीं कर सकता। आप क्या कर पाएगा पाकिस्तान? भारत में मिलेगा केवल जमीन चाहिए, बाकी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लाइन से बिछा के रोलर से कचा दिया जाएगा। अब पीआर का रोलर होता है ना, सड़क पर चापने वाला, बिछा के सामने चाप दिया जाएगा। हाँ हाँ भाई, दिल्ली मुंबई आइए बिछा देना है। आगे बढ़े। तो 1940 से 46 तक कौन थे? सबसे लंबा कार्यकाल अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद, याद रहेगा अबुल कलाम। अब 1942 में विशेष अधिवेशन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, उस समय भी कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। और आजादी के समय मेरठ में विशेष अधिवेशन हुआ, जेबी की प्लानिंग हुआ। इसके काल में अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ था? सत्ता हस्तांतरित हुआ था, समझ गया? आजादी के समय विशेष अधिवेशन मेरठ में हुआ था, और क्या आया था? सत्ता हस्तांतरित हो गई थी। हम लोग को क्या दिया गया था? हस्तांतरित, पावर को हस्तांतरित कर दिया गया था। एनी प्रॉब्लम? सारा का सारा अधिवेशन हो गया, हो गया। कांग्रेस में की गई टिप्पणी, कांग्रेस मुट्ठी पर लोगों का संगठन है, कांग्रेस अपने पतन की घड़ियां गिन रहे हैं, पदों के भूखे बंकिम चंद्र चटर्जी। बरसाती मेरा की 10 साल में एक बार टाटा बोलेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। शिक्षित लोगों का एक तमाशा, कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है। समझ गए? इतना याद रखना है। लाला लाजपत राय वाला कई बार पूछता है। लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, तभी तो कांग्रेस में फूट पड़ी। बाकी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सोसाइटी में सबसे पहला सोसाइटी लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर। बाकी सोसाइटी में याद रखिएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये क्वेश्चन पूछेगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई, बॉम्बे एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव, बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। नहीं डेट नहीं याद रखना। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। मद्रास महाजन सभा, ये याद रखना है। सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, मद्रास महाजन सभा, सुब्रमण्यम अय्यर, मद्रास महाजन सभा, सुब्रमण्यम अय्यर। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद, मद्रास महाजन सभा, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, याद रहेगा। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी भूमि सुधार में 3 सुधार याद रखना है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त। रेडी आप लोग? हाँ, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त। चलिए तो देखा जाए, भूमि सुधार के लिए सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त लाया था कार्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त, इसमें जमीन का मालिकाना जमींदार को दे दिया। जमीन का किसानों को नहीं है, किसको है? जमींदारों। तो जमीन का मालिकाना किसे दे दिया? जमींदारों को दे दिया। सबसे कठोर कानून कौन था? अस्थायी बंदोबस्त। ये सबसे कठोर कानून था, इसलिए कहा गया था। कठोर क्यों था? क्योंकि जमींदार ज्यादा अत्याचार करते थे सब।
जमींदार को कहा गया कि तुम्हें टैक्स वसूलना है, जितना टैक्स होगा उस टैक्स का 11 हिस्सा करना है, 11 हिस्सा में 10 हिस्सा हमको दे देना, एक हिस्सा तुम रखना। अब ये जमींदार को तभी फायदा होगा जब वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलेगा, नहीं समझे? ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलेगा तभी तो फायदा होगा, क्योंकि उसको कुल टैक्स का 11% मिल रहा था, बाकी 89% किसको देना था? अंग्रेज को। तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए इतना अत्याचार करता था जिसका कोई हद नहीं। और दूसरा, अगर टैक्स में रत्ती भर कमी हुई हिसाब के दिन, तो सूरज ढलने से पहले उसकी जमींदारी छीन के दूसरे को दे दी जाएगी, इसलिए वो अपनी जमींदारी ना चली जाए और अपना मुनाफा ना चला जाए। इतना भारतीयों पर अत्याचार किया जिसका कोई हद नहीं। अगर आप गौर करके देखेंगे तो भारतीय जमींदारों ने भारतीयों पर जितना अत्याचार किया है, डायरेक्टली अंग्रेज उतना नहीं किया, लेकिन भारतीय जमींदारों ने ज्यादा अत्याचार किया। इस चीज को फिल्मों में भी देखे होंगे आप लोग। एक फिल्म देखिएगा मर्द, अमिताभ बच्चन, हाँ देखिएगा यहाँ पे मर्द, बहुत पुरानी मूवी है, उस समय अमिताभ बच्चन जवान थे, बहुत अच्छा मूवी। हमको मैंने करोड़पति में कहते अमिताभ बच्चन से, आप मेरी कौन हमको बताया कि आपको मर्द मूवी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम पिटाई भी थे मूवी देखने के लिए। पहले गांव में टीवी थोड़े होता था, कोई एक आदमी की टीवी रहेगा, वहाँ एक और के पास 25 आदमी देखेगा, तो वही टीवी देखे तो 10 रात का 10 बज गया। गांव में रात का 10 मतलब समझ जाओ कि बाप रे बाप, गांव में रात 10 बज गया मतलब समझ जाओ तुमको इमरजेंसी घोषित थी। हम घर आए तो सारा दोस्त चल गया, हमारा एकदम लास्ट में घर था, हम पहुंचे। अब दुआरी पे चाचा बुआ मम्मी दादा दादी एकदम दुआरी पे, अतले हम डरते आए, टॉर्च रहता था कोई स्टील का, इसे दिख गया दिख गया दिख गया यहाँ पे, जिसको देखो तो मार रहा था हमको, 7-8 आदमी मिलके मारा हमको, मार यहाँ पे मम्मी मारी दादी मारी दादा सब जाना धोया लोग बढ़िया से। 10 बजे तक क्या कर रहा था रे, क्या कर रहा था? फिल्म देखने का, फिल्म देखेगा, फिल्म देखेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा फिल्म देखे। अरे जो मार मारा लोग एकदम, जहां तक हम कंफ्यूज हो गए थे डायरेक्शन ऑफ पेन किधर से कर रहा है, तो हम बेसिकली कंफ्यूज हो गए थे। अब मेरी बुआ हमको चिढ़ा दी, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हम फिल्म देख के आते मर्द, हम क्या मर्द को दर्द नहीं होता, भी हम सेकंड राउंड बिताए हैं। अरे करवा गया हम सेकंड राउंड भी बिताए। तो उस समय हाँ? ना खाना पीना का तो मिल गया होगा, दादी जो है लोग चुरा के दे देती थी, ले खा ले, दादी पीट पक गया बाद में जो दादी कम आती थी, और आज चलो हम लगे सुन हमारे पी मरिए, तो दादी सुला दी अपने बाद, और उसके बाद मर्द को दर्द नहीं होता। मूवी तो मैं चाकू से लिख देता। आप उन मूवियों में देखिएगा आपको अस्थायी बंदोबस्त दिखाएगा, वहां जमींदारी का किसका था? जमींदार। इतना अत्याचार किया सब जमींदारों ने, इतना अत्याचार किया जिसका कोई हद नहीं, बहुत सताया सब जमींदार। तो जमींदारी किसी को था, कार्नवालिस के समय ये चीजें आई थी। अस्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून कहा जाता था, सूरज ढलने से पहले नहीं देगा तो जमींदारी चली जाए। लेकिन इससे साफ सुथरा था रैयत वर्ग। रैयत वर्ग में कहा गया कि किसान से टैक्स लेंगे, किसे लेंगे? किसान से टैक्स लेंगे। इससे ये फायदा हुआ कि एटलीस्ट कम से कम जमींदार को दलाली नहीं देना पड़ा। रैयत वर्ग में इसको किसने लाया था? कर्नल रीड ने। किसने लाया था? कर्नल रीड। और किसके? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने पूरे भारत में, कर्नल रीड के कहने पर टॉमस मुनरो, रीड के कहने पर टॉमस मुनरो, टॉमस रीड के कर्नल रीड के कहने पर टॉमस मुनरो। बताइए इसमें किसान टैक्स किसे लिया जाता था? इसे टैक्स किसे लिया था? किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था से टैक्स किसे वसूला जाता था? इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना किसके पास था? किसान। अब इसके बाद आता है महलवाड़ी व्यवस्था। कौन सा था? महलवाड़ी व्यवस्था। इसको किसने चालू किया? मैकेंजी। देखो याद कैसे, मां से महलवाड़ी, मां से मैकेंजी, मां से महलवाड़ी, मां से मैकेंजी। अस्थायी बंदोबस्त कर्नवाल, अस्थायी बंदोबस्त और ये रैयतवाड़ी कर्नल रीड और मुनरो, मुनरो याद रहेगा। महलवाड़ी मैकेंजी, इससे पूरे गांव पे टैक्स बांध दिया गया था। इस गांव से इतना टैक्स चाहिए, इस गांव से इतना टैक्स चाहिए। मुखिया डिसाइड करे किसकी जमीन उपजाऊ है, किसकी जमीन बंजर है। सब में थोड़ी छूट थी, लेकिन सबसे खराब क्या था? अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त। और ये हकीकत है, भारत को सबसे ज्यादा क्षति यही के लोगों ने पहुंचा, और केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया को जितना तकलीफ अपने पहुंचा सकते हैं उतना कोई नहीं, क्योंकि गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे, नहीं समझे? रावण मारा गया, जयचंद ने किसके साथ गद्दारी किया? पृथ्वीराज चौहान। तो ये जब तक गद्दारी नहीं होगी तब तक नहीं जा सकती। अरे बाबू ये तो राजा महाराजा है, ये तो राजा महाराजा है, इनको वही पूछता है। भगवान राम जब वनवास काट के आए अग्नि परीक्षा बिठाया अयोध्या में, सीता मां को कहां का बिठाया? लंका का नहीं बिठाया, अयोध्या का। तो सबसे बड़ी परीक्षा आपके अपने ही लेते हैं। बहुत टफ होता है सब चीजें, बहुत टफ। पूरा भली बात जानते हैं, इसलिए अपने बारे में ढेर कुछ बताया नहीं जाता। बता देंगे ना तो टॉर्चर करने लगे ढेर, खबरें का ढेर अपने बारे में। हमें देखो अपने बारे में कुछ बताए हैं ना? हमारे ठोकर बैंक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जहां हम किसी को कुछ नहीं बताते, सीधे आप क्या हम क्या, हम शुरू होते हैं खान सर से। अब बोलो नहीं तो फिर भी हम आपको खबर के पूछेगा, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि क्या कैसे कैसे क्या हुआ, क्या करेंगे जानते। ढेर खबर तो कहते हैं कि तू हमें समझ सको, अभी तुम इतनी समझ नहीं। ढेर खबर जितना जानेगा उतना खबरेगा, नहीं समझे? उससे जन्मे मत करो, नहीं समझे? उद्देश्य यही था कि एक छाप छोड़ दे आदमी। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये बात कहता है कि नहीं कि मेरा फीस आज डाउन हुआ है। बसंती को छोड़ के गब्बर भी नाच रहा है। बढ़िया बढ़िया आदमी लोग, एक समय था जब 200-250 में हम पढ़ाते थे ना, तो लोग कहते थे कि स्टैंडर्ड क्या, सब जना 150-200 सब जना आगे, सब जना आगे। मुझे अच्छा ये सब चीज का अभी देखो ना, हाँ फ्री में हो रहा है। अच्छा सब चीज फ्री में, नहीं एडमिट करने के बाद, अरे उसमें क्रूशियल डाटा होता है ना ना, नहीं उसमें आपका कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, ये चीजें जो होती है पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, नहीं समझे? हम लोग किसी का रिजल्ट होता है तो उसका पब्लिक बस नाम क्या है, कहाँ के जिला कौन है, आप देखिएगा आपका जल्दी गाँव भी नहीं पूछते। देखते हैं बहुत सारी चीजें अभी नहीं, लेकिन बाद में कई बार क्या जाती है, दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, बिना मतलब क्या जरूरत है करने का। अभी मेडिकल वालों का बारी है मेडिकल वालों का बारी है, हमें पीछे पड़ रहेगा। नहीं सारा डॉक्टर खराब नहीं होता। अब मेडिकल के बाद किसान, किसान
किसान वाला काम हो रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दो किसान थोड़े है, बहुत स्ट्रक्चरल चेंज करना है किसान लोग और आप लोग के आने वाले बाल बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी। और क्या यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में हमने ग्रेजुएशन किया और 40-50 हज़ार रुपया नहीं कमा पाया तो धक दीवार में रगड़ देंगे, क्या अदरक रगड़ दिया जाता है, घीस के तनी से बचता है, धक रगड़ देंगे उसको। हमें मुझे नहीं आया था तो पैसे नहीं कमा पाया तो क्या करेंगे पढ़ाई करके तो पैसा नहीं समझे, ये सब नहीं, अभी लंबा प्रोसेस है। ये सारी व्यवस्था याद होगी आप लोगों को, किसी को दिक्कत? सबसे कठोर कौन था? अस्थायी बंद, बाकी कोई ज्यादा नहीं पूछता। यहाँ पे बंगाल के क्षेत्र में इजादारी व्यवस्था थी, इजादारी में तो बोली लगा, कौन ज्यादा बोली लगाएगा उसको दे देगा, पीएम कैसे बोली लगाया जाता है, वैसे वहां टैक्स देता था। ये गांव से सबसे ज्यादा टैक्स वसूल के कौन देगा, बोलो सर 10 लाख 11 लाख, हम 15 लाख, और कोई है नहीं है, 15 लाख में जमींदार बन गया, नहीं समझ गया तो नहीं हाँ नीलामी लगा के बोलता था, इसमें कह रहा है नीलामी लगा। इजादारी व्यवस्था कौन सी व्यवस्था? इजादारी व्यवस्था कौन सी व्यवस्था? इजादारी। अब देखते हैं मजदूर संगठन, कौन सा संगठन? मजदूर। इस मजदूर संगठन में आपको याद रखना है 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा बनाया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बाकी को भूल जाएंगे, हमको कोई याद नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 लाला लाजपत राय, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। आगे बढ़िए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लगा। बाकी इसको ज्यादा नहीं है। भारतीय उद्योग, बाबू देखो ध्यान से, भारत में कोई उद्योग नहीं लगा क्योंकि अंग्रेजों ने पूंजी नहीं लगाया। क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा उद्योग क्यों नहीं लगा, पूंजी नहीं लगा। उद्योग किस पे लगता है? पूंजी पे। पूंजी मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी, और कभी भी नहीं लगेगा यहाँ उद्योग। उसका रीजन है कि यहाँ की जमीन बहुत महंगी और बहुत विवादित है और लोग जमीन को के पास ज्यादा उद्योग नहीं तो वही कमाने के लिए सोचते हैं। जानेंगे यहाँ फैक्ट्री लगेगा तो 4 लाख का जमीन 40 लाख मांगेंगे, नहीं समझा। आज भी बिहार से 10 गुनी सस्ती जमीन राजस्थान में। आपको राजस्थान में 100 एकड़ जमीन नहीं है ना, एक हफ्ता में डील फाइनल। यहाँ 100 एकड़ जमीन नहीं है, का हो 100 एकड़ गांव में किलो का हो पूरा, बड़ी पैसा रख ले, मार पैसा देखो ओके। दलाल लोग घेर के एक के जमीन को 5 बार बेचाओ, जमीन बेचवा देगा सब, पैसा लुटा जाएगा। दलाल मोबाइल नंबर ऑफ करके बाद में कहेगा रख दे लोग, और उसका चुनाव आएगा तो कहेगा हमारी फैक्ट्री नहीं लगती है, लगेगा तो छत पे फैक्ट्री। कैपिटल नहीं था, अंग्रेजों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया और हमारे यहाँ भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा अगर आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी होटल चलता है उसके नीचे किचन में बैठे खाना बनाने वाले पे, लेकिन उसके पास हुनर है, पूंजी नहीं है। अगर पूंजी हो जाएगा अपना होटल खोल देगा, खोल देगा कि नहीं खोल देगा, लेकिन वो खट रहा है क्यों? पूंजी नहीं है। ठेकेदार को देखिएगा आके खड़ा हो जाएगा, मसाला बनाएगा लेबर, जोड़ेगा मिस्त्री, पैसा लेगा ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार के पास पूंजी है। वो अपने पैसा से ईंटा गिट्टी सीमेंट गिरा सकता है। 10 लाख इन्वेस्ट कर देगा, उसे पता है कि 20 लाख आएगा, लेकिन 6 महीने तक 10 लाख इन्वेस्ट करके छोड़ देगा। मजदूर को 10,000 रुपया एक दिन मांगेंगे तो कुछ नहीं हो जाए, आम का करेगा। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? पूंजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोलो? शिक्षा, बोलो बोलो, शिक्षा जरूरी है। तुम्हें गुलाम बनाने का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है ये, समझ गया कि नहीं? किसको नहीं पता ठेकेदारी की चीज है, नहीं समझ गया? अब तुम्हारे पास पैसा है, किसी का ठेकेदारी तुम भी कर दो, पैसा रहना चाहिए ना, क्योंकि ठेकेदारी में पैसा कब मिलता है? जब आपका पेमेंट काम खत्म हो जाता है तब। उतना पूंजी किसी के पास होगा? नहीं होगा। तो भारत में उद्योग क्यों नहीं लग पाए? पूंजी नहीं थे। उसका एक और कारण था कि भारत से जो चीज ब्रिटेन जाता था उस पर बहुत ज्यादा निर्यात टैक्स लगा देते थे, इसलिए भारत का चीज वहां इतना महंगा हो जाता था कि बिक नहीं पाता था। और जो ब्रिटेन से चीजें आती थी उस पर टैक्स नहीं लगाता था, यहाँ के छाप जाता था। दूसरा, ब्रिटेन में चीजें मशीन से बनती थी, इसलिए जल्दी और ज्यादा फाइन बनती थी और सस्ती बनती थी। भारत की ज्यादातर चीजें हाथ से बनती थी, इसलिए देर से बनती थी, उतनी फाइन नहीं होती थी और कॉस्टली हो जाती थी। जैसे स्वेटर मशीन से बना है, जल्दी बन गया है, कम समय में बना है, पैसा कम लगा है, इसको फाइन ज्यादा है। अब वही काटा 3 घर आगे 2 घर पीछे नहीं जाना क्या? सबसे ज्यादा टफ होता है कॉलम बनाना, बॉर्डर बनाना, बॉर्डर बनाना है वो दूसरे के लिए बनाते हैं यहाँ पे, देखिएगा तो बड़ी टफ हो जाता है यहाँ पे। कॉलम बनाना है बड़ी टफ होता है, उसका भी बॉर्डर लगा यहाँ पे, सबका अपना अपना अलग होता है। और उसमें भी जो देनुसिया रहता है ना, 2 रंग के उनका प्रयोग करेगा, फिर पैटर्न बनाएगा, ललका उन 3 घर, हरियर का उन 2 घर। और में कभी गलती हो जाए तो 5 राउंड पीछे आओ, पूरा पूरा भड़का दो, तो पूरा पूरा सिक्के में खींच के बाहर करके पूरा लाइन में खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं ना। तुम लोग को पता है? अरे सब लोग, हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते थे तो एक सपना था कि हम लोग का भी रेडीमेड स्वेटर है, वही फाइन रहता था, लेकिन हम लोग वही वाला मोटका ऊन और वही बिनल पहनते थे। हम लोग के साथ एक बच्चा पढ़ता था, सौरभ, अमीर था, तो उसका ब्लेजर था, ब्लेजर उस समय ब्लेजर था उसके यहाँ पे। तो लंच के टाइम पे जब गया ना तो हम लोग तो एक बाहर खड़ा किया, देखो आ नहीं रहा है ना, और जब वो चल गया ब्लेजर पहन के दिखा, ये तेरी ऐसा लगता था कि एक दिन हम भी खरीदेंगे इसको यार, और देख लेगा तो बवाल कर देता है। स्कूल में देखिए ना ब्लेजर पहन के था, हम लोग ब्लू कलर का स्वेटर लगता था, ब्लू पैंट ब्लू स्वेटर व्हाइट शर्ट, तो वो अलग लेवल का आता था, फैक्ट्री से बने रहते थे यहाँ पे, उसका अलग मतलब भौकाल अलग रहता था। और जब ब्लेजर पहनता था भौकाल मत, दिन में 8 दिन में सही करता था। हम लोग को देख और लगते थे लोग, नहीं समझ गया? और 90 रुपए का स्वेटर मिलता था उसमें, बहुत महंगा। अभी तो महंगा हो गया, अब तो महंगाई हो गया, ठीक हुआ हम लोग पोसा गए लोग गरीबी में। भाई महंगाई में हम लोग रहते तो बड़ी दिक्कत हो जाता है। तो एक टैक्सेशन वाला सिस्टम हो गया और दूसरा अंग्रेजों ने कोई पूंजी नहीं लगा, जिस वजह से भारत में उद्योग नहीं लग पाए, भारत में उद्योग नहीं लग पाए। सारे उद्योग के साथ यही थी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अंग्रेजों ने भारत के सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। भारत से सूती वस्त्र के लिए क्या ले जाता था? कपास, और वहां से वो अच्छे कपड़े बिन के भेज देते थे, समझ गया? अब हाथ से बनारसी साड़ी बिनेगा तो बड़ी टाइम लगेगा, मशीन आ गया, तड़ा दिया एकदम यहाँ पर, नहीं समझ गया? आज भी कितना दुनिया एडवांस हो गया, जो रुतबा बनारसी साड़ी का नहीं है अभी, बहुत आज भी महंगा मिलता है। अच्छा, उसको पहनने के लिए थूथूर भी ठीक होना चाहिए, जगह लपेट देगा ठीक नहीं लगेगा। ठीक है कि केला पहना तो ठीक लगेगा, अजीब लगेगा वहां पे। कोई स्टैंडर्ड की चीजें स्टैंडर्ड में ठीक लगती है, नहीं समझ गया? समझ, वो सारी चीजें सुंदरता की है, और जो अंग्रेजों का कपड़ा है वो आकर्षक लगता है। कौन टेटा भटकट कल पहना दीजिए, अच्छा नहीं, वो आकर्षक लगता है, नहीं समझ गया? आकर्षक
सम्मान का प्रतीक नहीं होता है। आकर्षक लगना वो सम्मान का नहीं है, सुंदर लगना सम्मान का चीज होता है। सुंदरता लगे, भारतीय परिधान सुंदरता के लिए। मिट्टी की मूर्त होती है दुर्गा जी की नवरात्रि में, जो मूर्ति बनती है, और जब उन्हें साड़ी पहना दिया जाता है पूरा मिट्टी की मूर्त, कितना सुंदर लगने, वो है सुंदरता। और जो हीरोइन घूमती है सुंदर और आकर्षक लगने के लिए, मान लो कैमरामैन को पीछे बैठा है, ठीक हाँ, अरे वो सबसे खराब लगता है ना, तो ये कौनों को धोके मिस इंडिया मिस यूनिवर्स बना देता है, कौनों को धो लेता है। क्या करे, वो साबुन तेल बेचवाना है, कौनों को धो लेता है। तनी पहना बनासी साड़ी आधा हीरोइन को लगता है कौन बना दिया होगा हीरोइन, और जब सबके थ्रू में सेट नहीं करता, नहीं समझ गया किसी को दिक्कत। ये नारा तो अपने से याद कर लेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, मोहम्मद इकबाल चल गए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाला कहता है सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, मतलब चोर इतना है। अच्छा, चोरी भी किया तो कैसे कर पाएगा, क्योंकि इसी में अगली लाइन में पढ़ेंगे ना, तो उसमें यूनान मिस्र रोमा सब लूट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सदियों का मतलब हजारों हजार साल तक हमारा कोई दुश्मन रहा है। अब देखिए ना, आर्य आए सब मध्य एशिया से, कुषाण आए सब मध्य एशिया से, हुंड आए सब मध्य एशिया से, इंडो ग्रीक मध्य एशिया से, पहलक मध्य एशिया से, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, गजनबी, दिल्ली सल्तनत, बाबर, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, डेनमार्क, दुनिया में सदियों रहा है दुश्मन, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। पाकिस्तान तुम्हें तो पैदा हुए भी सदियों नहीं हुआ है, तुम्हारे दुश्मन कैसे हो जाएंगे सर? अभी तो तुम केवल नाम चेंज कर दिया, हिंदुस्तान के लिए क्या कर दिया पाकिस्तान। और किस मुंह से ये टोटा गाते होंगे सब, सदियों रहा है दुश्मन, तुम्हें पैदा हुआ है यूनान मिस्र रोमा सब लूट गए। जब यूनान की सभ्यता थी तो तुम पैदा भी नहीं हुआ था, नहीं समझा गया, पैदा हुआ था। गजब बेशरम है सब, हाँ बाप का गुणगान गा रहा है। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, विजय विजय तिरंगा वाला श्यामलाल गुप्ता, वेदों की औलादो, जय जगत, संपूर्ण क्रांति, मेरे शरीर पर एक लट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध, सरफरोश की तमन्ना, इनकलाब भगत सिंह जिंदाबाद बोल रहा हूं, इनकलाब जिंदाबाद भगत, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, जय हिंद, हे राम, करो या मरो, भारत छोड़ो, तुम हम घुटने टेक कर रोटी मांगे, तुमने हमें पत्थर दिया, किसने महात्मा, आराम हराम, पूर्ण स्वराज, फुल लिप्स इंडिया डाइट। ये देखिएगा, ये भूलता है, अक्सर गांधी जी पे मार देते, अक्सर मार देते गांधी जी पे। आराम हराम किसने बोला, जवाहरलाल नहीं, समझा कि नहीं गया, इसमें सबसे ज्यादा गलती करता है, समझा कि नहीं गया, एनी प्रॉब्लम हो गया, हे राम, समाप्त, समझ गया। सुनिएगा ध्यान से, 9, 10 और 11 आप लोग का टॉनिक बैच चलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी करा लेंगे, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ नहीं चल सकता है, लिमिटेड रहेगा, क्योंकि 12 घंटे बैठ के पढ़ना है, कोच के नहीं बैठा सकते हैं, और उससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। और इस बार का तो और बेहतर बनाया गया है कि क्वेश्चन बाहर ही ना जाए। और दूसरी चीज सुनिए ध्यान से, दूसरा क्या चीज है कि जो ओपन टेस्ट है, क्या है ओपन टेस्ट, तो ओपन टेस्ट के लिए भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है, बट क्योंकि रोल नंबर सीट अलॉटमेंट सबके लिए हम लोग को भी टाइम चाहिए, तो जितना जल्दी कल ही कर लेंगे, आज या कल तक में कंप्लीट कर लीजिएगा उसे, क्योंकि आप लोग का फिर कॉलेज में जाकर रोल नंबर चिपकाना पड़ता है, फिर कहां सेंटर जाएगा, किस बच्चे का कहां जाएगा, ठीक है। चलिए अब जय जय